क्लास 8th में हमने संस्कृत व्याकरण के अंदर 2 चैप्टर का अध्ययन कर लिया। आज हम संस्कृत व्याकरण में 3rd चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इसका नाम है संधि प्रकरणम। देखिए, पढ़िए। परिभाषा: पूर्व पदस्य अंतिम वर्णेन सह उत्तर पदस्य प्रथम वर्णस्य मेलनेन यत् परिवर्तनम भवति तत्संधि इति। यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन है: पूर्व पद के अंतिम वर्ण के साथ उत्तर पद के पहले वर्ण के मिलने से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाती है। देखिए उदाहरण, यहाँ पर जैसे हिम प्लस आलय, तो ये जो आपका पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तो पहला पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, तो इनको जो मिलाया जाएगा, जिससे प्लस लगा दिया चिन्ह आपके, तो अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण को प्रथम वर्ग के प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण का जब मेल किया जाएगा तो उससे जो परिवर्तन होगा वो संधि कहलाती है। संधि का अर्थ: सामान्यतः संधि का अर्थ मेल, समझौता या जोड़ है, किंतु संधि प्रकरण में इसका अर्थ थोड़ा भिन्न होते हुए यह है कि जब एक से अधिक स्वर या व्यंजन वर्ण अत्यधिक निकट होने के कारण मिलकर एक रूप धारण करता है तो वह संधि कहलाता है। जैसे हिम प्लस आलय, हिम के अंदर मैं शब्द है, मैं के अंदर ए शब्द ए वर्ण स्थित है और ए के समीप आलय में आ मौजूद है। यहाँ दोनों ओर ए प्लस आ स्वर है, ये दोनों स्वर मिलकर एक दीर्घ आ हो गया और इन दोनों शब्दों हिम प्लस आलय मिलाकर हिमालय संधियुक्त पद बन गया। यह स्वर संधि हुई। स्वर संधि यानी स्वर और स्वर के मेल से स्वर संधि का निर्माण होता है। स्वर और व्यंजन प्लस व्यंजन या स्वर अगर होगा तो यहाँ पर कौन सी हो जाती? व्यंजन संधि हो जाती। लेकिन यहाँ स्वर प्लस स्वर मिलके बन रहा है तो स्वर संधि होगी। इसी प्रकार सत प्लस जनय में सत में तय ये व्यंजन है और इसके समीप सामने जनय जय व्यंजन वर्ण में परस्पर मेल होने पर तय को जय में बदलने पर सज्जनय संधियुक्त पद बन गया। यह व्यंजन संधि है। यानी यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं, जैसे सत प्लस जनय तो ये तय है व्यंजन है और ये जय भी व्यंजन है, तो जब इसमें संधि की जाएगी तो नियम के अनुसार जसत्व संधि के अनुसार तय तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। कौन से में? तय है दय में होगा और दय का किस में होगा? ये आपके जो पीछे वाला वर्ग है, जो वर्ण आपके पास में जय है, ये चय वर्ग का है, तो चय वर्ग का तीसरा जो वर्ण आएगा उसमें परिवर्तित हो जाएगा। ये हम जब जसत्व संधि पढ़ेंगे, जब इसको अच्छी तरह समझेंगे। आपको अभी ये समझना है कि 2 व्यंजनों के मेल से व्यंजन संधि या व्यंजन और स्वर के मेल से व्यंजन संधि का निर्माण होता है, जबकि स्वर संधि में केवल स्वर का मिलान होता है। आगे देखिए, इसी प्रकार मनस प्लस रथ है। मनस में स वर्ण तथा रथ में रै वर्ण इन दोनों का परस्पर होने के कारण विसर्ग हो गया और मनः प्लस रथ रूप बना, और तब मनः के न स्थित विसर्ग को ऊ होने पर और मनः प्लस ऊ विसर्ग रथ को जोड़ने या मिलाने पर मनोरथ पद बन गया। जैसे मनस प्लस रथ है तो ये से किसका बोध कराएगा? विसर्ग का। तो मनः प्लस रथ बन जाएगा आपके पास में। जब ए और विसर्ग और इधर रे है आपके पास में, ए विसर्ग मिलके ओ बन जाएगा, ऊ का ओ हो जाएगा गुण संधि से। तो आपके वो ये ध्यान रखना है कि अगर विसर्ग अगर आता है तो उसमें विसर्ग संधि होती है। जब हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो इसके बारे में अच्छी तरीके से हम अध्ययन करेंगे। अब आता है संधि विच्छेद। संधियुक्त पद में 2 या 2 से अधिक शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हिमालय का संधि विच्छेद करने पर हिम प्लस आलय, ये 2 शब्द अलग अलग हो गए। संधि के भेद, यहाँ पर देखिए विच्छेद किया तो संधि विच्छेद हो गया, हिमालय का विच्छेद कर दिया, हिम प्लस आलय शब्द बन गया। अब संधि के भेद है। सामान्यतः संधि ही त्रिविध है तद्यतः। सामान्य रूप से संधि 3 प्रकार की है, जो इस प्रकार की है। जैसे स्वर संधि, जिसको हम अच्छ संधि के नाम से जानते हैं, और व्यंजन संधि, जिसको हम हल संधि के नाम से जानते हैं, और तीसरी होती है विसर्ग संधि। आज हम स्वर संधि या असंधि को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले परिभाषा देखें। स्वर वर्णेन सह स्वर वर्णस्य मेलनम स्वर संधि कथ्यते। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल स्वर संधि कहलाता है। यानी स्वर और स्वर का अगर मेल होगा तो स्वर संधि होगी। संस्कृत भाषायाम स्वीकृत्या स्वर वर्णाः इमे सन्ति। संस्कृत भाषा में स्वीकृत स्वर वर्ण ये हैं। संस्कृत भाषा में कौन कौन से वर्ण हैं? ए, आ,
रिस्व ई यानी छोटी ई, दीर्घ ई, रिस्व उ, दीर्घ उ, री, री, ए, आई, ओ और औ। स्वर संधो एतेषाम परस्पर मेलनम भवति, यानी स्वर संधि इनके परस्पर मेल से होती है। अब आता है स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के निम्नलिखित भेद हैं, तो आपके पास में 8 है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। अत्र केचित विशिष्टा संधेय उल्लेखनीयाः, यहाँ कुछ विशिष्ट संधियों का उल्लेख किया जा रहा है। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के बारे में हम पढ़ते हैं। सूत्र है इसका, अक सवर्णे दीर्घ है। अक जो प्रत्याहार होता है उसका सवर्ण वैसा ही अगर वर्ण आ जाता है तो दीर्घ हो जाते हैं। यानी ऋस्व या दीर्घ ए, ई, उ, री, चारों वर्ण ए, ई, उ, री के बाद में ऋस्व या दीर्घ ए, ई, उ, री आए तो दोनों के स्थान पर उसी वर्ण का दीर्घ रूप हो जाता है। जैसे ए प्लस ए बराबर आ होगा, आ प्लस ए बराबर आ होगा, ए प्लस आ बराबर आ होगा और आ प्लस आ मिल के भी आ होगा। इस प्रकार ई का दे रखा है, ऊ का दे रखा है और री का दे रखा है। आगे देखिए यहाँ पर उदाहरण हमारे पास में, जैसे ए प्लस ए मिल के आ बना, तो जैसे मुर प्लस अरी, मुरारी शब्द बना। रे के अंदर ए मिला हुआ है, इसमें ए है और ये ए है, ए प्लस ए मिल के आ बन जाएगा तो मुरारी शब्द बना। इस प्रकार ये उदाहरण है, आप इनको भी देखें। इसके बाद में ए के बाद में आ, जैसे पाठ में ठे के अंदर ए है और आरंभ के अंदर आ है, ए प्लस आ मिल के भी आ बन गया तो पाठारंभ शब्द बना। अब आपके पास में आए आ प्लस ए, जैसे तथा प्लस अपी, आ प्लस ए तो क्या बना, तथापि। इस प्रकार आ प्लस आ बन के आ मिलेगा, जैसे विद्या प्लस आलय है, विद्यालय। इस प्रकार ई का उदाहरण है। बाकी जो उदाहरण उनका आप देखें। अब ई का उदाहरण है रवि प्लस इंद्र है, छोटी ई की मात्रा, इधर भी छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पर दीर्घ ई की मात्रा हो जाएगी। आगे देखें इसमें, जैसे यहाँ पर ऋस्व यानी छोटी ई है और इधर बड़ी ई है तो ये मिलके बड़ी ई बन जाएगी। जैसे मुनि प्लस ईश्वर है, मुनि के अंदर छोटी ई की मात्रा है और इधर दीर्घ ई की मात्रा है तो मुनि प्लस ईश्वर है, मुनीश्वर है शब्द बन गया। इधर आ जाए वापस आप, मही प्लस इंद्र है तो यहाँ पर देखिए बड़ी ई की मात्रा है, इधर छोटी ई की मात्रा है तो इनके मिलने के बाद में बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। तो मही प्लस इंद्र, यहाँ दीर्घ मात्रा है, यहाँ ऋस्व है तो यह मिलके क्या बनेगा, महिंद्रा है। आगे देखें इसमें दीर्घ ई और इधर भी दीर्घ ई है तो ये भी दीर्घ ई में बन जाएगी। जैसे मही प्लस ईश्वर है, महीश्वर शब्द बनेगा। आगे देखें ऊ का उदाहरण, ऋस्व ऊ प्लस ऋस्व ऊ मिलके दीर्घ ऊ बनेगा। जैसे भानु प्लस उदय, दोनों में छोटा ऊ है तो ये बन जाएगा भानु उदय यानी दीर्घ ऊ हो जाएगा। इधर ऋस्व ऊ है, इधर दीर्घ ऊ है, ये मिलके दीर्घ ऊ हो जाएगा। तो सिंधु प्लस उर्मी, इधर छोटी ऊ की मात्रा है, इधर आगे बड़ी ऊ की मात्रा है तो सिंदूरमी शब्द बनेगा, यहाँ बड़ी ऊ की मात्रा हो जाएगी। फिर हमारे पास में दीर्घ ऊ और ऋस्व ऊ, ये मिलके दीर्घ ऊ बनेगा। जैसे वधु प्लस उदय है तो यहाँ पर वधु में बड़ी मात्रा है, इधर ऊ में छोटी मात्रा है तो वधुदय, ये दीर्घ मात्रा हो जाएगी। फिर हमारे पास में दीर्घ ऊ है, इधर भी दीर्घ ऊ है तो ये मिलके दीर्घ ऊ बनेंगे। जैसे भू प्लस ऊर्ध्वम, यहाँ पर दीर्घ मात्रा है, इधर भी दीर्घ मात्रा है तो भूर्ध्वम शब्द बन जाएगा। और इधर है री तो इधर री, ये भी री है तो ये दीर्घ री बनेगा। जैसे होत्री प्लस रिकार है, होत्रिकार है। आपको मैंने इनका सबका एक एक उदाहरण बता दिया। बाकी जो उदाहरण है, दो दो तीन तीन उदाहरण है, उनको आप सब उदाहरणों को आप हल करें। आगे आपका दे रखा है पाठ्य पुस्तक पर आधारित दीर्घ संधि के उदाहरण। हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें कुछ दीर्घ संधि के उदाहरण है, इनको आप देखें, समझें ये किस प्रकार से हैं और इसको कंप्लीट आज हम यहीं तक रखते हैं। और आपके स्वर संधि में हमने आज दीर्घ संधि का पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में हम गुण संधि का अध्ययन करेंगे। आज का कार्य हम यहीं तक रखते हैं। इन उदाहरणों को आप समझें, इनका मनन करें, चिंतन करें कि संधि किस प्रकार से बन रही है। इनको आप अपनी रफ कॉपी के अंदर हल करें और अगर इसमें कोई समस्या आती है तो आप इसको पुनः पूछ भी सकते हैं। वैसे आपकी इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार इसका अध्ययन करें। अगर समस्या आती है तो आप इसके बारे में पूछ सकते हैं।